नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो जिस तरह एमपीटेट पर्यावरण 2024 का एग्जाम हो रहा है और उसमें पर्यावरण के जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी के पैटर्न के आधार पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं, उसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन हम बनाए हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जिनका आने वाले सीट में एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है, तो कौन सा जीवाणु है? यहाँ पे जो सही ऑप्शन है एजिटोबैक्टर है। क्या है? एजिटोबैक्टर है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। और देखिए ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, यह आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। घास होगा, फिर हिरण होगा, फिर शेर होगा, फिर जू होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पारतंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो पारतंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह का खनिज चक्र। ठीक है, तो ऊर्जा प्रवाह का खनिज जो चक्र होता है पारतंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पारतंत्र में होती है। तो पारतंत्र में क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है, पारतंत्र में क्या होती है? तो पारतंत्र में ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि होती है। क्या होती है? पारतंत्र में ऊर्जा व खनिजों की दोनों की हानि होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी कैसे होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे डी होगा, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जो जीवधारी होते हैं कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए पिरामिड से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पिरामिड से भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं। घास स्थल पारस्की तंत्र में संख्यक पिरामिड होता है। तो घास स्थल पारस्की तंत्र में संख्यक पिरामिड कैसा होता है? तो कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो कौन से? लिंडेमान है। कौन से हैं? लिंडेमान है। ऑप्शन भी यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी तो खाद्य श्रृंखला उतनी क्या होगी? तो खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होगी। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका जो सही ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट था। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी पारतंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? तो कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है, आंसर यहाँ पे डी, इनमें से सभी है। अब घटक भी है, उत्पादक भी है, अपरिहरित भी है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पारतंत्र में होते हैं। तो किसी पारतंत्र में क्या होते हैं? किसी पारतंत्र में क्या होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं। किसी पारतंत्र में जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है तो क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है मृदा अपरदन होता है, ये तो सही है। बाढ़ आना, बाढ़ भी आता है। सूखा पड़ना, सूखा भी पड़ता है। उपयुक्त सभी, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। यह क्वेश्चन जो अभी एमपीटेट में जो है 11 तारीख को पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र प्राकृतिक है? निम्नलिखित में कौन सा पारतंत्र प्राकृतिक है? तो गेहूं का खेत, जो गेहूं का खेत प्राकृतिक नहीं है, ये कैसा है? कृत्रिम है। आम का बाग, ये भी कृत्रिम है। एक्वेरियम, ये भी कृत्रिम है। तो घास का जो स्थल है, घास का जो स्थल है, यह क्या है? प्राकृतिक है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जैवमंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं। तो जैवमंडल में एक ही जात की संख्या को क्या कहते हैं? इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, जनसंख्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो एक से अधिक जातियों का समूह एक स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे जैव समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव समुदाय कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द देने वाले थे, तो कौन थे? इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी शब्द देने वाले कौन थे? इसका जो सही आंसर है ई हैकल थे। कौन थे? ई हैकल थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ पे 102% होता है। 1 से 2% होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे को पारितंत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है।
अगला प्रश्न, एक पारतंत्र में शैवाल हरी इकाई का स्थान होता है। तो एक पारतंत्र में जो शैवाल का स्थान होता है क्या होता है? इसका जो सही ऑप्शन है उत्पादक होता है। शैवाल क्या होते हैं? उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक पारतंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। तो एक पारतंत्र में जो मानव व सभी जंतु क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। मानव तथा सभी जंतु क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारतंत्र में बाज का स्थान है। तो पारतंत्र में बाज का स्थान क्या है? तो पारतंत्र में बाज का स्थान क्या है? यहाँ पे सर्वोच्च उपभोक्ता है। ठीक है, तो पारतंत्र में जो बाज का स्थान है यहाँ पे सर्वोच्च उपभोक्ता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारतंत्र मानव है। तो पारतंत्र मानव क्या है? तो पारतंत्र मानव क्या है? सर्वाहारी है। पारतंत्र मानव क्या है? सर्वाहारी है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। तो पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? तो पोषण की जो है दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, तो पोषण की दृष्टि से जो अपघटक होते हैं मृतोपजीवी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन जो है उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? इसका जो सही ऑप्शन होगा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो होते हैं उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक तालाब पारतंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो एक तालाब में जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, कछुए होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। ठीक है, विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्रों के संगठन को कहते हैं। तो विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारतंत्र को कहते हैं। तो घरों में जो साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारतंत्र को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र होता है, कैसा होता है? तो कृत्रिम पारतंत्र होता है। तो अंतरिक्ष यान में जो पारतंत्र बनाया जाता है कृत्रिम पारतंत्र बनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? तो पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। पारिस्थितिक संकट जो है उत्पन्न होने लगा है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? देखिए, वन पारितंत्र मानव निर्मित तो नहीं है, तो प्राकृतिक है। और घास स्थल पारितंत्र ये भी प्राकृतिक है। लवणी जल पारितंत्र ये भी प्राकृतिक है। फसल पारितंत्र, ठीक है, जो फसल पारितंत्र है यही जो है मानव निर्मित पारितंत्र है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 61 प्रश्न है, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं। जीवाणु व एक्टिनोमाइसीज व कवक को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। पारतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है। तो कौन सी कड़ी है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, जैव संरचना है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक पारतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? तो एक पारतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा जीवी तथा अजीवी घटक होते हैं। एक पारतंत्र में जीवी तथा अजीवी घटक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। प्रकृति में सर्प जो होते हैं पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा। तो मोर क्या होगा? मोर जो है क्या होगा? मोर जो है यहाँ पे खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा। क्या होगा? खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मित पोषणी, ठीक है, मित पोषणी झील का उदाहरण है। तो मित पोषणी झील का उदाहरण है कौन सा है? इसका जो सही आंसर है, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट है, राजस्थान की सांभर झील। राजस्थान की जो सांभर झील है क्या है? मित पोषणी झील का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है?
तो निम्नलिखित में से जलवायु कारकों में से कौन सा पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो कौन सा है? इसका जो सही आंसर है पवन है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। ठीक है। नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधे को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो किसमें वर्गीकृत किया जाता है? इसका जो सही आंसर मरुद्भिद में। किसमें? मरुद्भिद में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दो पारिस्थितिक तंतुओं के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। तो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? मतलब कि जो भूतल पर, पृथ्वी पर जो हम लंबे समय तक जीवन निर्वाह कर रहे हैं, किसकी विशेषता के कारण हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी होगा, पारिस्थितिक तंतुओं की। पारिस्थितिक तंतुओं की विशेषता के कारण ही हम जो है भूतल पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है? तो जो ऊर्जा का प्रोग्रेसिव लॉस हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? शोषण के कारण हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4 कड़ियाँ होती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पे सौरयिक विकिरण। ठीक है। सौरयिक जो विकिरण होता है, यही क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे बी करें, झाड़ी पौधों के लिए। झाड़ी पौधों के लिए किया जाता है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। तो उच्च श्रेणी के जो मांसाहारी होते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? न्यूनतम अंश ग्रहण करते हैं। कितना करते हैं? न्यूनतम अंश ग्रहण करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अधोलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? ज्वारी एस्चुरी होते हैं। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। देखिए सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अपघटक जो डिकम्पोजर होते हैं किस पोषण स्तर के जीव होते हैं? जो अपघटक होते हैं डिकम्पोजर किस पोषण स्तर के जीव होते हैं? तो यह जो होते हैं पोषण स्तर 4 के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? तो पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसमें किसका चक्रण नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? यहाँ पे ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। ठीक है। और जो देखिए जो अगला प्रश्न है, पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। तो कौन सा ऐसा पोषक चक्र है जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है? तो कौन सा है? यहाँ पे फास्फोरस चक्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है। फास्फोरस जो चक्र होता है पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। तो कौन सा ऐसा पोषक चक्र है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? तो कौन सा? यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, कार्बन चक्र। ठीक है। कार्बन जो चक्र होता है ये सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो अवयव के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन है। तो आपको सही कथन चुनना है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? प्रवाल भित्ति प्रक्रिया उत्पादकता सबसे अधिक है, ये तो कथन सही है। रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है, ये भी सही है। गन्ने की उत्पादकता अधिक है, ये भी सही है। यहाँ पे उपरोक्त सभी, यहाँ पे तीनों क्वेश्चन सही है, उपरोक्त डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। तो 6 जो मौलिक जैविक तत्व हैं कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा 5 का, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है। तो ये क्या है? 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अवयव जो अल्पांश के रूप में आवश्यक होते हैं, अल्पांश माने माइक्रो के रूप में आवश्यक होते हैं, वे तत्व कौन से हैं?
तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। मैग्नीज होगा, बोरान होगा, जिंक होगा, कापर होगा, मॉलिब्डेनम होगा, क्लोरीन होगा। ठीक है, ये क्या है, ये जो अल्पांश के रूप में आवश्यक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। आंसर यहाँ पे सी करेक्ट है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है, निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है। तो इसे किससे समझाया जा सकता है, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे बी होगा। ऊष्मागत के द्वितीय नियम के द्वारा इसे समझाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ये इससे भी प्रश्न बहुत बन रहा है एग्जाम में। कवक मूली सहवास में कवक तंतु, तो कवक मूली सहवास में जो कवक तंतु होता है क्या होता है, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे जो है बी करेक्ट होगा। खनिज व जल के अवशोषण के में सहायता करते हैं, खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, और देखिए जो अगला प्रश्न है, लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं, तो लाइकेंस जो होते हैं अभिव्यक्त करते हैं, क्या अभिव्यक्त करते हैं, तो लाइकेंस जो अभिव्यक्त करते हैं इस सहोपकारिता, लाइकेंस क्या होते हैं, सहोपकारिता होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला जो होता है का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नो स्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है। तो एजोला एक क्या है बताइए, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे बी करेक्ट है। एजोला एक सहजीवी के रूप में, एजोला का जो प्रयोग किया जाता है धान के खेत में, एक सहजीवी के रूप में प्रयोग किया जाता है, और एजोला जो होता है एक सहजीवी है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, क्लेबसिएला, क्लेबसिएला है एक, तो क्लेबसिएला एक है क्या, तो क्लेबसिएला जो एक क्या है, नाइट्रोजन स्थिर करता है, क्या है, नाइट्रोजन स्थिर करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। शाकाहारी जो हर्बीवोरस होते हैं सर्वथा की स्टोन प्रजाति के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है कौन सा है ऐसा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। फसल के मैदानों में खाद का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। तो क्या प्रदर्शित करती है, पोषण चक्र में, खनिज चक्र में, पोषण तल में, उपरोक्त सभी में। इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी में। आंसर यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो स्वनियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है, इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी के द्वारा, जांच और संतुलन द्वारा भी होता है, शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा भी होता है, ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा भी होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उस श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे प्राप्त करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता से, प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, क्लास्ट्रीडियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो क्लास्ट्रीडियम है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो किस प्रकार का बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अवायवी है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, और देखिए जो अगला प्रश्न है, अधिपादप जो एपीफाइट्स का अच्छा उदाहरण है, जो एपीफाइट्स होता है, एपीफाइट्स का अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो एपीफाइट्स का जो अच्छा उदाहरण है लाइकेंस और आर्किड्स। क्या है, लाइकेंस और जो आर्किड्स है एपीफाइट्स का अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो 35 प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, इसका जो सही आंसर है, आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, निचले से जो है उच्च ऊर्जा स्तर की ओर प्रवाह होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है, तो जो नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है
अगला प्रश्न, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है तो क्या परिवर्तन होता है? इसका जो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में, चौथा ऑप्शन है आ और बा दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, आ और बा दोनों। नाइट्रोजन का अमोनिया भी परिवर्तित होता है और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में भी परिवर्तित होता है, इसलिए ए बी दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक सूक्ष्म जीवी दूसरे सूक्ष्म जीवों को अपने आस पास उगने से रोकता है, जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है विरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विरोध कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जैविक साम्यता स्थापित होती है, जैविक साम्यता जो स्थापित होती है किस द्वारा स्थापित होती है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा जो है जैविक साम्यता स्थापित होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं तो क्यों आवश्यक होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। उपरोक्त के सभी के लिए, मतलब प्राकृतिक आपदा के लिए भी, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए भी, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए भी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 41 प्रश्न, समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान होता है कितना? लगभग कितना होता है? इसका जो सही आंसर होगा 90%। ठीक है, तो समुद्र में कुल जो प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान होता है लगभग 90% होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। परजीविता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो परजीविता जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ऋणात्मक पारिस्थितिक क्रिया का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं तो क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है इसका। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? तो कहाँ है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, शीतोष्ण घास स्थल में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इसका जो सही आंसर होगा कार्बन चक्र में। ठीक है, तो सौर ऊर्जा की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है कार्बन चक्र में होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, आपको विचार करना है। पहला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण है, दूसरा है शोषण है, तीसरा जैव पदार्थों का अपक्षय है, चौथा ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। अब देखिए उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? ध्यान समझिएगा, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिएगा, कौन सा जोड़ती हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी होगा, केवल 2, 3, 4, मतलब कि शोषण जोड़ती है, जैव पदार्थों का अपक्षय जोड़ती है और ज्वालामुखी क्रियाएं, ये तीनों जो हैं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट। निम्न में से कौन सा सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि कौन सा करता है? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है सिंघाड़ा है। सिंघाड़ा जो होता है झील या सरोवर क्या होता है? तेजी से वृद्धि करता है। जब पानी रुका रहता है तो बहुत तेजी से वृद्धि करता है। अगला प्रश्न देखिए, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो वन के पेड़ों की छालों पर उगे क्या मिलते हैं? तो क्या मिलते हैं? लाइकेन मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई है? ठीक है, तो हैदराबाद में जो स्थित झील है हुसैन सागर किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? जलकुंभी से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका जो सही आंसर है जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं एग्जाम में। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त क्या है? तो कौन सी मिट्टी है? यहाँ पे बालू है, चिकनी मिट्टी है, बजरी है, दोमट मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोमट मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो किसी स्थान की जो वनस्पति निर्धारित करता है कौन करता है? इसका जो सही आंसर होगा वर्षा करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो पौधे जो होते हैं किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यह प्रश्न, किस प्रकार के जल अवशोषित करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा केशिका जल। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं, जो मरुस्थल पादप होते हैं अधिकतर कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? मांसल होते हैं। कैसे होते हैं? मांसल होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखिए, घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। देखिए जो है 11 तारीख में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट में, उसमें पिरामिड से प्रश्न बना था। तो पिरामिड से जो क्वेश्चन बनते हैं हम उसको आपको इसमें बताएंगे। तो घास स्थलीय पारितंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है कैसा होता है, इसका जो सही आंसर होगा सीधा होता है। तो घास स्थलीय पारितंत्र का संख्या का पिरामिड सीधा होता है। अगला प्रश्न देखिए, पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो पारतंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा होता है, इसका हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक तालाब के पारतंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है। तो एक तालाब में जो जीवभार का पिरामिड होता है कैसा होता है, इसका जो सही आंसर है उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, घास स्थली तथा वन पारतंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। तो घास स्थली तथा वन पारतंत्र में जो जीवभार का पिरामिड होता है कैसा होता है, सदैव सीधा होता है। सदैव सीधा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो कितना प्रतिशत ह्रास होता है, कितना प्रतिशत जो होता है ह्रास होता है एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर जाने में। तो 90% का ह्रास होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो किसने प्रस्तुत की थी, टेंसले ने। किसने, टेंसले ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जो 16 प्रश्न है, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं, इसका जो सही आंसर होगा आतपोदभिद कहते हैं। आतपोदभिद कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहाँ वन पाए जाते हैं। तो वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदा हरित वन पाए जाते हैं। सदा हरित वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहां वन मिलते हैं। तो वहां किस प्रकार के वन मिलते हैं, वहां हमेशा किस प्रकार के वन मिलेंगे, घास वन मिलेंगे। वहां हमेशा घास वन मिलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का आना होना पाया जाता है। तो ये सब किसमें होता है, तो ये सब हमेशा किसमें होता है, क्षोमंडल में होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जो 20वां प्रश्न है, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। तो लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं, इसका जो सही आंसर होगा हेलोफाइट। हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। मृदा परिवर्धन को कहते हैं। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, मृदा जनन। क्या होगा, मृदा जनन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जो 22 प्रश्न है, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। तो बृहद जलाशयों में जो अधिकतम तापमान होता है, यहाँ देखिए ऊपरी स्तर में, तल स्तर में, मध्य स्तर में, तीनों स्तर में। तो बृहद जो जलाशय होता है तो सबसे अधिक जो तापमान होता है ऊपरी स्तर में होता है। कहाँ होता है, ऊपरी स्तर में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है। दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता क्या है, तो इसका जो सही आंसर है शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। शरद ऋतु में भारी वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। ठीक है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है सुपोषी कहते हैं। देखिए, उन्हें क्या कहते हैं, सुपोषी कहते हैं। और देखिए, जो अगला प्रश्न है 25 प्रश्न, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। तो मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, इसका जो सही आंसर है ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। कि तो मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, कौन सा संस्तर है, यहाँ पे ओ संस्तर है। ओ संस्तर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है। तो उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात कितना होता है, इसका जो सही आंसर है यहाँ पे सी है, 50% बालू होता है और 50% मृतिका होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा में अम्लता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाता है। तो मृदा में अम्लता को कम करने के लिए मृदा में किनके चूर्णों को मिलाया जाता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, डोलोमाइट व चूना पत्थर। डोलोमाइट व चूना पत्थर को मिलाया जाता है।